नमस्कार। देखिए, ठीक तो नहीं कहूंगा क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न अचानक से चेंज हुआ है ना, ये पैटर्न सबको एकदम ठिकाने लगा दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आज का जो अपना सीरीज है वह इसी टाइप के क्वेश्चन से, ये पॉलिटी का सीरीज है, देखिएगा जरूर। पूरे क्वेश्चंस जितने 30 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें एकदम इसी आधार पर एग्जाम में भी आ रहे हैं। और इसके अलावा मैं साइंस का भी लाऊंगा। और रही बात कि आपने जो मेरे एनसीईआरटी बैच से जुड़ा था तो उससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। मैं 1 मिनट आपको बस दिखाना चाहूंगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि भैया आपके यहां से ही लड़ा है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दिखाना चाहूंगा आपका। ठीक है, देखिएगा जो मैंने कंटेंट आपको दिया था वो देखिएगा। जैसे ये प्रश्न मैं पहले आपको कराया था, आप मिला लीजिए खुद। अभी तो 4-5 ही प्रश्न आए हैं जिसमें हमने मिलाना शुरू किया। तो देखिए, आप यहां देखिए 15वां क्वेश्चन देखिएगा। 15वां प्रश्न, धागे से बंधा पत्थर गोल गोल घुमाने पर किस दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखता है। हमने यहां ऑप्शन में देखिए स्पर्श रेखीय सीधी रेखा का उल्लेख किया है, बिल्कुल सी ऑप्शन है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न जो दिख रहा है, देखिए बिल्कुल एकदम सी ऑप्शन ही, पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त के स्पर्श रेखे में मापन करें। क्वेश्चन भी वही, एक पत्थर के छोटे टुकड़े को, मतलब एकदम बिल्कुल कॉपी किया गया है। तो मैं यही कह रहा हूं, बस एक ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसे तमाम क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम दे देंगे, खत्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो ये फिर मैं कह रहा हूं कि आपको डायरेक्ट लाभ हो रहा है एनसीईआरटी से। ऐसे भी फिर मैंने जो दर्पण वाला कराया था वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो एकदम सीधा आपको लाभ हो रहा है। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो आपने गलती की है, और अगर जुड़े हैं तो आपका फायदा होगा। फिर शुरू करते हैं हम लोग धमाकेदार तरीके से, और अच्छे से देखिएगा। इसके बाद जो साइंस का आएगा उस पर भी मन लगाइएगा। समीकरण जो संतुलित करने के लिए आ रहा है उस पर भी क्वेश्चन ला रहा हूं, एकदम एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। देखिए, मैं एक बार फिर दिखा दूं कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया है वो ये है, समीकरण वाला। मैंने आपको देखिए एकदम सेम क्वेश्चन आया है समीकरण। ये अगर आप मिलान कराना चाहें तो मिलान करा लें। ठीक है, अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ऐसे ऐसे मैं सारे समीकरण देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो एकदम धैर्य बनाए रहिए। जो पुराने लोग हैं, जो ग्रुप से जुड़े हैं एनसीईआरटी वाले से, उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है। तो आ जाइए, और जो नहीं जुड़े हैं वो सोच रहे हैं कैसे जुड़े, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देते रहे टेलीग्राम का, वहां आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए, पहला प्रश्न है, चार्टर कानून 1813 से संबंधित कौन सा कथन गलत है। आपको गलत छांटना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस कानून ने कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो जी हाँ, 1813 वाला जो एक्ट था इसने एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। हमको गलत कथन छांटना है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में भी यही गलती बच्चे कर रहे हैं, हल करने के बाद गलत कर दे रहे हैं। दूसरा है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बता दिया था मैं 1833 वाले अधिनियम से। देखिए जाके, मैंने चार्टर वाला जो वीडियो बनाया है उसमें ये बताया है कि नहीं। तो जो पॉलिटी की, तो मैं एकदम गारंटी ले लिया हूं कि एक भी प्रश्न नहीं जाएगा जो पढ़ा दिया हूं, चाहे कथन पूछे चाहे जो पूछे। हाँ, साइंस में कुछ क्वेश्चंस चूंकि हमको हमारे पास आए हैं तो अभी कुछ ही का मिलान कर आया हूं, बाकी तो आए नहीं हैं। लेकिन इतना है कि साइंस पूछा है जटिल, और सारे प्रश्न तो नहीं ही आए हैं, इतना तय है। कुछ ही अभी हमारे पास आए हैं जिसमें मैंने मिलान कराया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रश्न आए हैं। अब उसको आपको इकट्ठा करना था, बाइंडिंग करना था, वो नहीं करने में नहीं कर पाए तो दिक्कत तो हुई है। आइए, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश की प्रभुसत्ता स्थापित की। तो हाँ, स्थापित तो की है। और डी है, इसमें सिविल सेवक की भर्ती चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था किया। नहीं, ये भी नहीं किया गया था। तो यानी कि 2 और 4 गलत कथन है। तो देखिए, ध्यान रखिए, कथन 2 और 4 गलत है। तो इसलिए आप जो है इसका आंसर सही कर लेंगे, क्या, 2 और 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया 1833 और ये था 1853 में। चलिए आइए अगला सवाल।
देखिए इसको भी सही छांटना है। संविधान सभा से संबंधित सही कथन का चयन करें। पहले आपसे वन लाइनर पूछता था कि भैया फला किस अनुच्छेद में है, अब आपको सारे याद करना होगा डाटा। ये कब होगा? जब आप डिटेल से पढ़े रहोगे, रट के जाओगे भैया, अब नहीं होने वाला है, इसलिए अभी भी मौका है। इस बार चूक गए तो चूक गए, आगे अगर नहीं चूकना है तो पाठशाला विद केके का दामन थामिए, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए संविधान सभा से संबंधित सही कथन का चयन करें। देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक में 208 सदस्यों ने भाग लिया था, मैंने बताया है कि 207 ने भाग लिया था। तो सही कथन का चयन करना है, ये कथन गलत हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, हाँ हुई तो थी। संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, हाँ बहिष्कार किया था। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सभी तो नहीं है सही, बट 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है ना। पहली में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ये आपको मैं बताया था कि कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, लेकिन यहाँ 208 है। अब यहीं पर दे देगा, 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है, तो इसको आप करिएगा। आइए उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित सही कथन का चयन करें। इसमें आपको कथन 4 दिया गया है, ये भी देखना है। उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 13 दिसंबर नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 22 दिसंबर 1946 को, यही डेट था ना, संभवतः यही डेट था। उद्देश्य प्रस्ताव से सही कथन का चयन करें। उद्देश्य प्रस्ताव तो 9 दिसंबर वाला तो होगा नहीं कि 9 दिसंबर को, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव 26 नवंबर को प्रस्तुत किया गया था। देखिए स्वीकार तो किया गया था 1947 में, और 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, 22 जनवरी को स्वीकार किया गया था, यानी कि बी भी सही है और डी भी सही है। तो क्या हो जाएगा कथन? यहां पर देखिए कथन सी 2 तथा 4 दोनों सही हैं, है ना। कथन सी 2 तथा 4 दोनों सही हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये नहीं होगा, और स्वीकार किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा कथन 3, मतलब 2 और 4 दोनों। तो ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है आपका, है ना। चलिए अगला सवाल। तो बता रहा हूं ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, यहां पर ध्यान रखना है 13 दिसंबर और 22, बाकी ये दोनों गलत है। आइए अभी और आगे, तो अभी और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएगा जो एग्जाम में, इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा संभावित पॉलिटी के क्वेश्चन का, उसमें भी लगभग 40, 45 या 50 प्रश्न रखूंगा, देख लीजिएगा उस वीडियो को। संभावित प्रश्न मैं जो पिछली बार भी बताया था कि 18 को आएगा, वो आया है, वीडियोज पढ़े हैं, पीडीएफ पढ़े हैं, जाकर के देख सकते हैं आप। मैंने जो गेस किया था वो प्रश्न 100% आया है, उस प्रश्न को देखिएगा आप। चलिए संविधान सभा की समितियों का सही सुमेलन करें। देखिएगा कौन सी समिति किसका है, ये सही सुमेलित करना है। आ जाइए, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, तो चौथे में सी, 4 में सी है क्या कोई? देखिए एग्जाम में आप टाइम बचाइए, क्योंकि अब आपका समय जो है लेंदी क्वेश्चन दे करके आपको कर रहा है, तो टाइम बचाइए। 4 में सी हो गया तो आप तुरंत बी लगा कर निकलेंगे, लेकिन मैं यहां पर बता दूंगा प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, तो हो जाएगा दूसरा में बी, तो दूसरा में बी हो गया। प्रांतीय संविधान समिति हो जाएगा सरदार पटेल, प्रांतों को अलग एक करने के लिए इन्होंने किया था, तो ए में हो जाएगा डी, तो ए में डी है। और प्रक्रिया नियम बनाए थे राजेंद्र प्रसाद, तो 3 में ए, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करके जाना है। देखिए मैं कह रहा हूं कि आपको पैनिक होने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप 2 दिन में कर लेंगे क्या? टेंशन भी अगर लेते हैं तो 2 दिन में कर नहीं पाएंगे। और रही बात कि इतना हार्ड आ रहा है, तो ये हार्ड है सबके लिए है, केवल आपके लिए ही नहीं है, ये सारे छात्रों के लिए है हार्ड। तो इतना तय है कि अगर आप इसके इर्द गिर्द भी हैं तो रिजल्ट आपका हो जाएगा, एकदम मान लीजिए। किसी तरह से घिस पीट के इतना करें, रिजल्ट आपका होगा इस बार, ठीक ना। तो एकदम पैनिक नहीं होना है, जो चीजें हैं बस कूल माइंड से एग्जाम में जाइए, सब कुछ आप कर लेंगे।
निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान सभा ने हाथी को अपना प्रतीक अपनाया था, तो बिल्कुल अपनाया था, ये मैं करा भी चुका हूं। एलएन मुखर्जी को संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, तो जी हाँ, एलएन मुखर्जी को किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था, बिल्कुल किया गया था। भारतीय संविधान के प्रमुख चित्रकार नंदलाल बोस थे, तो जी हाँ, नंदलाल बोस भी शामिल थे। सही विकल्प का चयन करें, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक, दो तथा तीन सही है, या सभी कथन सही हैं? तो क्लियर करेंगे आप, सभी कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा से संबंधित सही कथन का चयन करें। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी, कहेंगे नहीं सर 15 थी, तो गलत कथन है। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुई, हाँ, अभी कहेंगे 207 बताए थे, तो वो 207 लोगों ने भाग लिया था, बाकी कांग्रेस को 208 मिला था। संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे, तो जी हाँ, बिल्कुल 11 आयोजित हुए थे। संविधान सभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो था वो 3 था, तो सही कथन है बी और सी, यानी कि यहां पर देखेंगे आप कि 2 और 3 जो दोनों है, यह सही कथन का उदाहरण है। ठीक है, 2 और 3 दोनों सही कथन है, ध्यान रखिएगा, 2 तथा 3। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल पर हम लाते हैं, यहां पर देखिए 2 और 3 सही आई। योग्यता के आधार पर भारतीय का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? तो ये मैकाले था, वन लाइनर प्रश्न है। भारत में ब्रिटिश शासन की, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा ये प्रश्न टपक न जाए, नोट कर लीजिएगा। भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, वो है 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री? तो लियाकत अली, जानते ही हैं आप। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में तो सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो थे। अच्छा, ऑप्शन देखिए, ये कर दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, विचार करना है इस पर। सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई के आधार पर किया गया था, ये सही है क्या? तो देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 नहीं था, 3 था, ठीक है, 3 ही था, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सिख और एक था, सॉरी, हिंदू, मुस्लिम और सामान्य था, मतलब 3 ही था, 4 नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, 4 नहीं था। संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 थी। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल 8 सदस्य थे, तो 8 नहीं थे, 7 थे, हाँ, ये 389 थी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार भाई पटेल नहीं थे, संघीय संविधान सभा के पटेल जी नहीं थे, ठीक ना। तो क्या सही है? ऑप्शन केवल और केवल जो 3 सही है, यानी कि देखिए यहां पर भी हो जाएगा, केवल और केवल 3 सही है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्न से कौन सा प्रावधान 26 नवंबर से तुरंत प्रभावी हो गया? 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावी हो गया था। तो आप जानते हैं कि नागरिकता तो प्रभावी हो गया था, साथ ही साथ आपका निर्वाचन भी प्रभावी हो गया था ना, तभी तो चुनाव हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 3, कहां गया यार, हाँ 1 और 3 तो है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, 1 और है तो 1 और 3, डी ऑप्शन देखिए। चलिए, कथन 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। अगला है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो जी हाँ, संविधान सभा का गठन तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, ठीक है, यानी कि आर सही है। और संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं हुई थी, हाँ, तो ए भी सही है और आर भी सही है। और देखिए व्याख्या भी कैसे कहेगा कि सही है, ध्यान रखिएगा। सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी, वो किस आधार पर चुनी गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, तो इसकी व्याख्या भी सही है, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है।
तो 13 का जो ए ऑप्शन है यहाँ पर आपको सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 13 का ए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए 14 नंबर प्रश्न आएगा। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने? तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना भीमराव अम्बेडकर, तो जानते ही हैं कि भीमराव अम्बेडकर नहीं, सॉरी, देखिए प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कह रहा है भैया, तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था, बताया ना कि 13 दिसंबर 1946 को, जिसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी और 1947 को, ये डेट। चलिए निम्न कथनों पर विचार करिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी चुना गया था, तो जी हाँ 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी चुना गया था। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था, तो हाँ भाई दोनों सही है, तो 1 व 2 दोनों सही है। चलिए अब देखिए अनुच्छेद 19 को डीप में पढ़िए, 19 से प्रश्न पूछा है, तो थोड़ा सा इस पर आपको अब ध्यान देना है, मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन होगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करिए। अनुच्छेद 19 1 के ए नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो जी हाँ 19 1 के ए जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। यह स्वतंत्रता पूर्ण है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये बताइए आपातकाल के समय इस पर क्या प्रतिबंध नहीं लगेगा? तो लग जाएगा। तो क्या होगा कि भैया केवल एक सही है, ए सही है लेकिन आर असत्य है, ए सही है लेकिन आर असत्य है, तो ए जो है वो सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 19 से संबंधित कथनों पर विचार करिए। अनुच्छेद 19 ए के बी में शांतिपूर्ण और निशस्त्र मतलब शस्त्र न रखे सभा का अधिकार देता है, तो हाँ देता तो है। यह अधिकार सार्वजनिक और स्वास्थ्य नैतिकता के आधार पर सीमित किया जा सकता है, जी नहीं, नैतिकता के आधार पर नहीं उल्लेख किया गया है, नैतिकता के आधार पर नहीं उल्लेख किया गया है, तो जो होगा राइट आंसर वो केवल ए होगा। फिर यहां भी केवल ए सही होगा, ध्यान रखिएगा, नैतिकता का उल्लेख नहीं किया गया है। आइए 19 के संदर्भ में 19 1 डी में भारत के किसी विभाग में आने जाने का अधिकार है, ये प्रश्न तो आ भी गया, अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रश्न को आया। अब पूछा ना कि भाई मुख्यमंत्री किसी राज्य में काम करने से मना कर सकता है किसी को, तो यही तो है 19 के अंतर्गत थी। अब दिया था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, तो 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन बी लगाना था। बहुत लोगों ने गलत किया होगा इसको, तो ये प्रश्न देखिए पूछा है। तो यह अधिकार राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो हाँ प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत के किसी भी विभाग में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है, तो हाँ अधिकार है, लेकिन भैया उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक ना, है तो लेकिन किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा आपका, ए भी सही है और आर भी सही है। कथन ए आर सही है और सही व्याख्या है, ए सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए व्याख्या वाले में लगता है कि ये व्याख्या होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा डाउट होता है ना कि दोनों छाट लिए लेकिन लगा कह रहे व्याख्या जो है वो सही है कि नहीं है, तो जरा सा ध्यान समझिएगा। आपको अगर ना समझ में आए तो पहले व्याख्या ही मिलान करिए। जैसे देखिए भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है, ये तो जानते ही हैं आप। यह अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो बिल्कुल मैच तो कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, ये अधिकार है, फिर इसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, तो बिल्कुल देख रहे हैं आप कि ये मैच किया जा रहा है। तो जब मैच हो रहा हो तो कहिए कि हाँ भाई यह व्याख्या जो है सही है, तो आपका मैक्सिमम संभावना है कि सही हो जाएगा कम पढ़ने के बाद भी, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगला सवाल, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का सही सुमेलित करिए। 19 ए में क्या बताया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो कहा गया अभिव्यक्ति, यानी कि ए में हो जाएगा, ए में हो जाएगा क्या 2। अब कहीं है ए में 2, तो इसमें है और इसमें है। चलिए आगे चलते हैं। 19 ए के बी में और फिर डी पहले अभी आपको बता दिया हूं, तो डी को मिलान करा लीजिए। 19 ए डी क्या बताया हूं कि वो आपको घूमने वाला ना, स्वतंत्र रूप से घूमने वाला, कहां गया घूमने, स्वतंत्र रूप से भ्रमण, यानी कि डी में 3, तो डी में 3, अच्छा दोनों में है, बहुत शातिर है, ए में 2 और डी में 3, ठीक है।
अभी और करेंगे। संघ अनुच्छेद 19A के बी और 19 के ए के सी। तो संघ या संगठन बनाने का अधिकार आपको हो जाएगा कहाँ, ये बी में हो जाएगा आपको कि शांतिपूर्ण शस्त्र आप नहीं ले सकते हैं, तो दूसरा में ए हो जाएगा। बी में ए कहा गया तो बी में ए हो जाएगा, ठीक है। और जो बच गया आपका सी में 4, तो सी है 19A के सी है संघ या संगठन बनाने का अधिकार। तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 19 का भी जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। एक बार इसको मैच कराने वाला को देखिए जरूर, क्योंकि ये मिलान कराने वाला अगर नहीं 19 अनुच्छेद डीप में पूछ रहा है भाई, मैं फिर बता रहा हूं 19 अनुच्छेद जो है वो डीप में पूछ रहा है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा 19 अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेना है, मिलान करा लीजिएगा। चलिए, अनुच्छेद 19 के विभिन्न उपबंधों का सही सुमिलन करिए। तो डी में, डी से आपको तो याद होगा, तुरंत याद होगा कि डी 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 घूमना है, स्वतंत्र आवागमन, तो डी में डी, तो डी में डी एक में है, ठीक है। आ जाइए, अब मैं जी बता देता हूं। तो जी में है व्यापार करना, जी में है व्यापार करना, तो सी में व्यापार कहाँ है, सी में व्यापार तो है, तो सी में सी भी है, तो बस मिल गया। ए में ई में है बस जाओ, एफ में है संपत्ति अर्जन कर लो, हो तो गया। एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आइए, अनुच्छेद 14 से 21 को सही सुमिलित करिएगा। देखिए, अस्पृश्यता का अंक 17, तो ए में डी कहाँ गया, ए में डी एक ही से निकल जाएगा आपको, है ना। बाकी आप मिलान करा लीजिए। चलिए, कथन ए, अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, प्रदान करता है कि नहीं, हाँ सर। व्याख्या भी है सही और निष्कर्ष भी इसका देखना है। इस अधिकार से किसी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है, तो हाँ, कानून बना करके इस पर भी रोक लगाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि आपातकाल के समय तो नहीं लगता है, तो आपातकाल के समय न लगता हो, लेकिन कानून अगर बनेगा विधि के अनुसार तो रोका जा सकता है। तो भैया कह रहा है कि ए सही है और निष्कर्ष भी सही है, तो कथन सही है और निष्कर्ष सही है। यहां 22 का भी जो हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए, अनुच्छेद 21 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये प्रश्न मैं कराया हूं, अगर इसको आपने नहीं किया है पहले कभी पूर्व में, तब तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इस प्रश्न को तो मैं भाई कराया हूं, मैं बताया भी हूं आपको शॉर्ट फॉर्म में कि जो भारतीयों को प्राप्त है वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। आइए, ये बताया हूं। तो क्या कह रहा है, अनुच्छेद केवल 21 केवल भारतीय को प्राप्त है, तो पहले तो कथन ही गलत हो गया, ये तो विदेशियों को भी प्राप्त है भाई। विदेशी नागरिक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का दावा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जीने का अधिकार क्यों विदेशियों को नहीं है, वो भारत में आएगा तो जीने का अधिकार उसको खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों गलत है, कथन गलत है लेकिन निष्कर्ष नहीं, ये नहीं होगा। कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है, डी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, न्यायालय के अनुच्छेद 21 की व्याख्या का व्यापक रूप, न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या की है, तो हाँ व्यापक रूप में की है। आइए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और गरिमापूर्ण जीवन को शामिल किया गया है। हाँ भाई, किया गया है, तो यही तो व्याख्या इसका डिटेल में किया है। कथन सही है और निष्कर्ष भी सही है, कथन सही है और निष्कर्ष भी सही है, ए सही होगा। देखिए, न्यायालय ने व्याख्या किया है और बताया है न्यायालय ने कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, ये सब गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, यही तो व्याख्या है इसका। तो इसी को आपको छांटना है कि व्याख्या सही है कि नहीं है, तो इसका व्याख्या यही है, सही है, तो ए सही हो जाएगा। आइए, अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। लग रहा होगा ना जटिल, मैक्सिमम प्रश्न लग रहा होगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, जटिल लग रहा होगा, क्योंकि डीप में आपने नहीं पढ़ा है, और जो डीप में पढ़ेगा वो ये सारी चीजें करेगा, ठीक है। आइए, अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक अपराध के लिए एक बार दंड, तो एक तो सही है, कथन तो सही है बिल्कुल। आइए, और एक चीज मैं बता दूं, लगभग क्वेश्चन में कथन आपको सही ही रहेगा,
अगर ना पता हो तब ये ट्रिक अपनाइएगा, पता हो तब मत कि सही है तब भी गलत कर दीजिएगा। आइए, किसी व्यक्ति को आत्म अभियोग के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखिए, कह रहा है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, ये भी सही है। और ये भी सही है कि भाई आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं बाध्य किया जाएगा। तो एक और दो दोनों सही है, तो एक और दो दोनों सही है। आइए, अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अपराध के समय लागू कानून से ही दंड दिया जाएगा। जब आपने अपराध किया है उसी का समय कानून प्रभावी होगा। तो एक तो सही है। हाँ सर, एक तो सही है। इस अनुच्छेद का संबंध नागरिक और विदेशी दोनों से है। मैंने क्या बताया? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये है केवल भारतीय को। इसके अलावा जो है वो विदेशियों को भी है। तो क्या अनुच्छेद 20 विदेशियों को है ना? तो विदेशियों को भी है, विदेशी को भी है, यानी कि ए भी सही है और सी भी सही है। तो क्या हो जाएगा? हाँ देखिए, सी हो जाएगा, दोनों सही है। कितना आसानी से आप चीजों को कर रहे हो कि नहीं? एक वीडियो और लाऊंगा, थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि उसमें कैसे और डीप में जाया जा सकता है। और आप कर लोगे भाई, बस भरोसा रखो, आप कर लोगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आप कर लोगे। अगर आपने पाठशाला विद केके से पहले से ही संपर्क में आप हैं, पाठशाला विद केके के, तो ये मानिए कि सबसे आप अलग रहेंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक ना? अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने फोन किया है कि भैया मेरा बहुत अच्छा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ आपको मैं बताऊंगा आफ्टर एग्जाम, इसके बाद बताऊंगा। लेकिन आइए, अनुच्छेद 24 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है ना? अब एक चीज मान लीजिए, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान या छोटे छोटे जो भी हो, इस बार हालत तो पंचर हो ही गई है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन कुछ लोग अभी भी अडिग रहेंगे कि हमारे यहाँ से इतने, हमारे यहाँ से इतने। लेकिन जो बच्चे हैं, वो जो बच्चा पढ़ के आया, वो उसको पता है कि कितने और कितने, है ना? तो उन पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, फालतू के चक्कर मत रहिए। आइए, 24 के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है? आइए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य कराना निषिद्ध है। बिल्कुल, 24 अनुच्छेद में इस बात का तो उल्लेख है ही। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। फिर देखिए, नागरिकों को जो केवल प्राप्त है वो है 15, 16, 19 और 29, 30। 24 विदेशियों को भी प्राप्त है भैया। ये केवल नागरिकों को दे रहा है, इसका मतलब कि विदेशियों को नहीं। यानी कि दूसरा कथन हमारा विरोध कर रहा है। तो केवल एक सही होगा। ए पर आ जाइए। आइए, चलिए, फिर 24 के है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24, दो ही तो अनुच्छेद है। ठीक है, यह अधिकार आपातकाल में निलंबित हो जाता है। हाँ, आपातकाल में केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सब निलंबित हो जाता है। तो निलंबित यानी ए भी सही बा, बी भी सही बा, तो हो जाई कि दोनों कथन सही बा। ठीक है, चलिए आइए, अनुच्छेद 29 के संदर्भ में भाई साहब, हर क्वेश्चन में इतना डीप में क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। ये तो थोड़ा सा मैं तब भी नरमता दिखाया हूं, नहीं अगर और गहराई में जाने का प्रयास करता तब समझिए कि सिंग निकल जाता दिमाग से। बाकी मैं एक चीज फिर भी कहूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी जटिल कर दे आप मुस्कुराएंगे। ठीक है, भले समय लगेगा एग्जाम में, लेकिन आप करके आएंगे। आइए, अल्पसंख्यक को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, 29 में दिया है। यह अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, यही तो अगर आपको याद है तो हो जाएगा काम। जो मैं शॉर्ट आपको बता दिया हूं, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीयों को है प्राप्त। यहां क्या कह रहा है? यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों को भी प्राप्त है। कहां विदेशी को प्राप्त है? 29 और 30 अल्पसंख्यक। विदेश से जो आया है वो अल्पसंख्यक है। यहां कैसे हम जाने कि अल्पसंख्यक है? और वो आया है तो भैया उसको रहने का अधिकार तो हमने दिया नहीं है, तो अब वो रह रहा है तो ये मैं क्या करूं? ठीक है, वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत नहीं आएगा। अल्पसंख्यक के अंतर्गत यहीं के लोग आएंगे। बाहरी तो ऐसे हर देश के लोग हैं, तो सबको अल्पसंख्यक हम थोड़ी कह देंगे। कम संख्या रहने से अल्पसंख्यक नहीं कह देंगे, है ना? जो कंडीशंस है संविधान में उसको भी आपको फॉलो करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई एक तो सही है, केवल एक सही है, लेकिन दो सही नहीं है। ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कथनों पर विचार करिए। तो ध्यान रखिएगा,
शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है, हाँ है। राज्य ऐसे संस्थानों के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, है अधिकार। और राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब अधिकार दे ही दिया गया है तो राज्य क्यों हस्तक्षेप करेगा भाई। ए भी सही है और बी भी सही, यानी कि दोनों कथन सही है। आइए अनुच्छेद 32 के संदर्भ में जो कथन है इसको विचार करिए। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से प्रत्यक्ष संबंधित है संबंधित कि नहीं, आप बताइए। अभी कहेंगे ये तो बड़ा टेढ़ी प्रश्न आ गया जी। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रीट का उल्लेख है। आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हो और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी जा सकते हो। तो अनुच्छेद 32 जो है वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय से ही संपर्क है, तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से है। इसे संविधान की आत्मा कहा तो है अंबेडकर जी ने, तो दोनों यहां भी सही हो जाएगा, तो दोनों सही है। चलिए 32 का विचार करें। इसके अंतर्गत रीट जारी करने की शक्ति है, हाँ है शक्ति। यह अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल में मैं बता दिया हूं कि केवल 20 और 21 जीवित रहता है बाकी सब निलंबित हो जाता है। तो ये कौन गली के हैं भाई, ये भी निलंबित हो जाएंगे, तो केवल एक सही है। तो यहां ध्यान रखिएगा केवल एक सही है। आइए अनुच्छेद 16 से 21 के प्रावधानों को सही सुमिलित करिए। 16 में है भैया अवसर की समानता, कहां है देखिए, कहीं है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि ए में हो जाएगा 3, ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, बी में कहा गया डी होगा, बी में 4 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण आपको है, दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि सी में दो ना, और ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21, यानी कि 1 में 4 है? नहीं डी में 1, हाँ सही तो है, डी में 1, यानी कि 34 21 कहा गया, 34 21 देखिए 3 4 2 1 कैसे नहीं सही हुआ आपका, नहीं किया सही कर लिया ना, तो जब अच्छे से करे रहेंगे। बस इतना ही सवाल थे। देखिए 33 प्रश्न था। अब ये बताइए कि आप कितने सक्षम है ऐसे प्रश्नों से लड़ने के लिए। ये तो पार्ट 1 था जिसमें हमने इधर का भाग देखा। एक और आएगा पार्ट 2 जो अनुच्छेद के अलावा कुछ तथ्य और रहेंगे, वो आपको देखना है। 20 तारीख को वो वीडियो मैं उपलब्ध करा दूंगा, वो देखिएगा। और पैनिक मत होइए, कुल मिला करके जितना आता है उतने पर लड़ना है आपको, ज्यादा नया कुछ करने की कोशिश मत करिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।